हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यह मॉक टेस्ट बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड है और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे साथ दोस्तों आप भी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, जैसा इस पेपर का लेवल है उस अकॉर्डिंग आपकी टारगेट कम से कम 30 में से 25 क्वेश्चंस की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम गुरु में अपलोड कर दूंगा और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो और अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स में रिपीट हो चुका है। हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, चंद्रलोक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों, यह जो चंद्रलोक नामक पुस्तक है इसे लिखा गया था जयदेव के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है चाय, रबर, कॉफ़ी या फिर इलायची। तो दोस्तों, यह जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पर मुख्य रूप से कॉफ़ी का उत्पादन होता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बताना कि इंडिया में कौन सा स्टेट कॉफी के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। दोस्तों, हाइड्रोफोबिया यह कहा जाता है रेबीज रोग को। जब किसी को भी कुत्ते काट लेते हैं तो उन्हें रेबीज बीमारी होती है और इसी बीमारी के कारण से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूर्य में सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके 2022 में ही एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेना में ब्रह्मोस मिसाइल को कब शामिल किया गया था। दोस्तों, इंडियन आर्मी में ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल किया गया सन 2007 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दांडी मार्च किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था 1930 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इनमें से कौन से दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हिंदी दिवस यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, इंडियन नेवी जब ब्रिटिश काल में था तो तब इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी था और इसकी स्थापना उस समय की गई थी सन 1934 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इनमें से कौन इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 12 आदमी एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकता है तो 15 दिनों में उस कुएं को खोदने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 12 आदमी मिलकर किसी एक कुएं को 20 दिनों में खोद ले रहे हैं तो 15 दिन में उस कुएं को खोदने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इसका एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 इक्वल टू m2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। यहाँ पर दोस्तों m1 हमारा हो जाएगा 12 आदमी, D1 हो जाएगा क्या जो टोटल दिन लगा खोदने में वो, और वर्क 1 क्या हो जाएगा हमारा टोटल काम, यानी कि एक काम को कंप्लीट किया जा रहा है तो वर्क यहाँ पर 1 हो जाएगा।
इसी तरह से यहाँ पर D2 ऑलरेडी हमें दिया गया 15 दिन। वर्क 2 में भी हमें मालूम है कि उसी काम को करना है ना, यानी कि एक काम है, और मैन 2 हमें फाइंड करना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले भी बता दिया। अब इसे फॉर्मूले पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे वो देखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, D1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 इक्वल टू D2 इंटू M2 डिवाइडेड बाई W2। तो यहाँ से M2 का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, 20 गुना 12 डिवाइडेड बाई 15। क्या लिखा आपने यहाँ पर, 20 गुना 12 डिवाइडेड बाई 15। कैंसिल करोगे तो 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 5 से कैंसिल होगा 4 बार में, और 4 से 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आंसर आएगा। यानी कि इस कार्य को करने के लिए, यानी कि इस कुएं को खोदने के लिए टोटल 16 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से विभाजित हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों हमें यह पता करना है कि 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं होगी 200 और 600 के बीच में। यहाँ पर हमें टोटल 3 नंबर का डिविजिबिलिटी फाइंड करना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों ही नंबर का एक कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। यानी कि 4, 5 और 6 का एलसीएम आपको निकालना होगा। इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 60। अब देखो 60 ही एक ऐसा हमारा नंबर है जिससे डिवाइड होने वाले नंबर को हम फाइंड करेंगे 200 और 600 के बीच में। तो 200 के बाद वो पहला संख्या जो 60 से डिवाइड होता है वो 240 है। इसके बाद अगला 300, फिर 360, 420 और 480, और फिर यहाँ पर 540। हमें पता क्या करना था, 200 और 600 के बीच की। अगर 600 तक रहता तब यहाँ पर हमारा एक और संख्या 600 हो जाता, लेकिन बीच की संख्या है तो 600 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल संख्या कितनी हो गई, 2 + 2 4 और 2 6। यानी कि दोस्तों 200 और 600 के बीच में ऐसी टोटल 6 संख्याएं हैं जो कि 4, 5 और 6 से विभाजित हो सकती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड 924 मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स हाइट। यहाँ पर हमें हाइट निकालना है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो से हमारा रेडियस और हाइट निकल कर चला आएगा। सबसे पहले देखो क्या हमें निकालना होगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया, दैट मीन्स कि 2 पाई आर एच। यहाँ से दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास केवल कितना बच जाएगा, R/2 बच जाएगा। और R/2 किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमें ऊपर वॉल्यूम लिखना है ना, यानी कि ऊपर में हमने वॉल्यूम लिख दिया और नीचे में हमने कर्व्ड सरफेस एरिया लिख दिया। यहाँ से दोस्तों आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो। आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, 264, यहाँ पर 924 है, और यहाँ पर 2 ऊपर में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अगर आप इसे फाइंड करोगे तो यहाँ से आपका आर का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें पता क्या करना है, हमें निकालना है इसका हाइट। अगर हम इनमें से किसी भी दोनों में से एक फॉर्मूले पर रख देंगे आर का वैल्यू, तो हमारा हाइट निकल कर चला आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो पाई का वैल्यू जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर है, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और इंटू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 924। अब यहाँ से एच का वैल्यू निकालने के लिए आप 7 ऊपर में करोगे, 22 गुना 49 कर दोगे, तो 7 से कैंसिल होगा 7 बार में। फिर यहाँ पर आगे कैसे कैंसिल होगा, इसे टोटल सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 6। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका हाइट है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह कोई और फॉर्मूला दिया हो रहा था, या फिर यहाँ पर सिलेंडर की जगह स्फीयर का पूछ लिया जाता, तब भी आपको ऐसे ही उसका रेशियो निकाल लेना है। रेशियो से आपका या तो हाइट निकल जाएगा या फिर रेडियस निकल जाएगा, और फिर जो सेकंड वाली क्वांटिटी आपसे खोज रही होगी एग्जाम में, उसका वैल्यू आप फाइंड कर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पिछले दिन भी जब रागा का मॉक टेस्ट करवा रहा था तो उसमें करवाया था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 40% तथा 50% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैंने जब पिछले दिन आपको सॉल्व करवाया था तो वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन था, बस फ़र्क इतना था कि 40% इंक्रीज कर रहा था और फिर 50% माइनस हो रहा था। यहाँ पर दोनों ही इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया दोस्तों, x + -y + -x × y डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पर x और y दोनों वैल्यू हो जाएंगे। और प्लस माइनस कैसे आएगा, अगर यहाँ पर
घटाया जा रहा होगा तब माइनस साइन आएगा, बढ़ाया जा रहा होगा तो प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 प्लस 50 प्लस 40 गुना 50 और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर दो शून्य है तो दोनों शून्य से दोनों शून्य कैंसिल, इधर ऐड होकर क्या हो जाएगा 40 और 50 90 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 4 गुना 5 20। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसके क्षेत्रफल में 110% की वृद्धि हुई है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। 15th क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 39 है, तो इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगी। मान लो कि पहला हमारा सम संख्या x है, दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा x + 2, तीसरा सम संख्या x + 4 और चौथा सम संख्या x + 6। और इन सभी का ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, ऐड करने के बाद वैल्यू 39 नहीं आएगा। 39 तो एवरेज है ना, कितने नंबर्स का, 4 नंबर्स का। तो इसका जो वैल्यू आएगा ऐड करने के बाद वो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। 39 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 156। 40 चौका 160 और 160 में से 4 आपने माइनस किया था 156, हाँ 156 आ जाएगा। यहाँ हमने क्या लिख दिया 156। अब देखिए ऐड करके हम यहाँ से x का वैल्यू पता कर सकते हैं। x एक यहाँ पर है 2 3 और 4, यानी कि क्या हो जाएगा टोटल 4x प्लस 2 4 6 और 6 12, 4x + 12 = 156। तो यहाँ से 4x = क्या हो जाएगा 156 - 12, दैट मीन्स की 144। दैट मीन्स कि x = 144/4 यानी कि 36। अब हमें पता करना है लार्जेस्ट नंबर, तो x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 36 आएगा। अब लार्जेस्ट नंबर पता करना है तो लार्जेस्ट नंबर हमारा यही होगा ना x + 6, यानी कि x की जगह हम 36 लिख देंगे और 6 ऐड करेंगे तो हमारा लार्जेस्ट नंबर 42 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछता यानी कि x का वैल्यू तो आपका 36 ही हो जाता। सेकंड नंबर पूछता तो x + 2 कर देते यानी कि 38, और थर्ड नंबर पूछता तो x + 4 कर देते यानी कि 40। तो इस तरह से आप अगर x का वैल्यू निकाल ले सकते हो, फिर उसके बाद आपसे जो भी वैल्यू पूछा है उस वैल्यू को x की जगह पुट करके आंसर निकाल लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और इसे देने का मेन मोटो क्या होता है इस चीज़ को समझिए। ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर आपकी प्रैक्टिस ना भी रहेगी तब भी आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन इतना रहता है कि लोग 10 सेकंड के क्वेश्चन को बनाने में 50 से 60 सेकंड टाइम लगा देते हैं। और अगर आपने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम ले लिया तो समझिए कि आपने 2 क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे ही स्किप कर दिए बस एक क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में। इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में डाले जाते हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब आप एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। अब इसी क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, 6 + 6 + 6 और +6, 4 6 है ना, यानी कि जोड़ के 24 आ जाएगा। डिवाइड कितने से हो रहा है 6 से हो रहा है, यानी कि इसका वैल्यू हमारा टोटल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस 4 को हमने सेपरेट रख लिया, फिर यहाँ पर इसके बाद डिवाइडेड का साइन है तो हमने डिवाइड लिख दिया। अब इधर की इक्वेशन को बनाओ, 4 + 4 और +4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस में क्या है 4 / 4, यानी कि यहाँ पर 1, तो 12 + 1 क्या होता है 13 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर अब लास्ट में 13 लिख दिया। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4/13। वही जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी वे यहाँ पर करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, कभी डिवाइड करेंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे और ऑप्शन को खोजते रह जाएंगे। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक भी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको 2022 का ट्रेंड देख कर ही कह रहा हूँ, लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से जरूर आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, कम से कम 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब यह कहाँ से सॉल्व करोगे, तो मेरे पास ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम का बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है और बैंकिंग एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे पास उसका PDF भी पड़ा हुआ है। वह सारा PDF मैं आज अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी लोग वहां से डाउनलोड करके इसे पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन करवा दिया, राइट आंसर होगा 4/13, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। देखिए 9/11 है ना, अगर आप इसे शॉर्टकट में लिखोगे तो क्या आएगा, शॉर्टकट में आएगा 0.81। 41 को अगर डिवाइड करोगे 43 से तो यह आपका आएगा 0.95। 17/19 करोगे तो यह आपका आएगा 0.89 और 23/25 करोगे तो यह आपका आएगा 0.92। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपके इसी साल एयरफोर्स में पूछे हैं। मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने अपना शिफ्ट का टोटल सॉल्यूशन आपको करवा रखा है और उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखे थे जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया था। अब बताइए कि यहाँ पर आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। अगर आप पॉइंट में देखोगे तो केवल ऑप्शन बी ही है जो बाकी सबसे बड़ा है,
इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी का वैल्यू 7:5 है, बी रेशियो सी का वैल्यू 2:3 है, तो ए और सी का मान क्या होगा। तीन रेशियो है हमारे पास, ए बी और सी। ए और बी का मान 7:5 है और बी और सी का मान 2:3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो खाली स्थान होता है ना वही डिजिट यहाँ पर लिख देते हैं। इधर खाली स्थान है 2, हमने यहाँ पर लिख दिया। हमें ए और सी का वैल्यू पता करना है ना, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो 7 × 2 14, और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3 15। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो 14:15 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 36% 70 है तो उसी संख्या का 54% का 1/3 कितना होगा। देखिए मान लो कि हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या x है, तो x का क्या कह रहा है, x का 36% क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 × 100 डिवाइडेड बाई 36। हमारा यही नंबर निकल कर चला आया। अब कहा गया है कि इसी नंबर का 54%, यानी कि इस नंबर का हम 54% कर दिए, और फिर इस नंबर का 1/3 कितना होगा। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन आसान हो गया। कैसे वो देखिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 9 से 4 बार में, 9 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 35 बार में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक ही वो में आपके सारे इक्वेशन कैंसिल हो गए हैं। तो जब भी दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर उसमें आगे और भी कोई कंडीशन दिए गए हों तो एक बार आप कंडीशन को नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने का मेन मोटो ही यही होता है दोस्तों कि आपका क्वेश्चन अगर शुरू में आपको लेंदी दिख रहा है तो आप उसके पूरे स्टेप को कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाएगा। एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी दे देगा तो कम टाइम में किसी से भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए क्वेश्चन वो हार्ड नहीं सॉल्व करता, बस उसमें ट्रिक ऐसा लगा देता है ना कि अगर आप कोई प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी या फिर आपने ट्रिक नहीं सीख रखा होगा तब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो पिछले बार मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, टोटल 20 मिनट का पेपर होता है, 25 मिनट का 30 क्वेश्चंस थे, जिसमें से दोस्तों मैंने लगभग 35 प्लस सही क्वेश्चन बना लिया था। इसके अलावा मैथ्स के सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करके भी ले आए थे इसी 25 मिनट में, और अगल बगल में जो दो कैंडिडेट बैठे हुए थे मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के, उन दोनों कैंडिडेट को मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा भी दिया था। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप इस 25 मिनट में से ही 20 से 22 मिनट में पूरे पेपर को सॉल्व कर लोगी। मैंने लगभग 15 से 17 मिनट लिया था पूरे पेपर को सॉल्व करने में, लास्ट के 7-8 मिनट मैंने दूसरे को आंसर की बताया, प्लस जो क्वेश्चन आए हुए थे उसका सॉल्यूशन नोट डाउन करके आप सभी के लिए लेकर आया था। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स एंड व्हाट्सअप मैसेज आते रहते हैं दिन रात कि अभी तक तैयारी अच्छी नहीं हुई, क्या करें। अब आपको लास्ट मोमेंट पर बस एक ही चीज़ करना है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो आपकी जो तैयारी हो रखी है उससे थोड़ा बढ़िया एग्जाम जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे तो जो आपने तैयारी किया है उससे भी बहुत घटिया आपका एग्जाम जाने वाला है। ये आप यहाँ पर बिल्कुल 100% लिख कर रख लो। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। सिलेक्शन नहीं होता है, फिर से आपको दोबारा चांस मिलेगा। इतना अगर आप टेंशन लेकर बैठोगे एग्जाम में तो आप सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम पास करने की बजाय अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्या है, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइम का पता करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 240 मीटर तो प्लेटफॉर्म का लंबाई है और 160 मीटर रेलगाड़ी का लंबाई है, यानी कि 160 प्लस 240 करेंगे तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो आ जाएगा 400 मीटर का। अब स्पीड कितना है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर आपका जब डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी हमें मीटर पर सेकंड में लाना होगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, 5 × 5 हो जाएगा 25। यहाँ पर इसे कैंसिल करोगे तो यह कैंसिल होगा आपका कितने बार में, 8 बार में, यानी कि दोस्तों 16 बार में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका टाइम लगने वाला है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए वो टोटल 16 सेकंड का लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने अभी तक भी एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके कवर नहीं किया है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके एग्जाम के लिए खास तौर पर इस ईबुक को तैयार किया था, जिसमें टोटल आपको
40 जीके के क्वेश्चंस के पेजेस मिल जाएंगे हिंदी में एंड 40 आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। इस ई बुक को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको एयरफोर्स के लिए अब कुछ भी पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी ई बुक के साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर्स का भी ई बुक शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉपिक वाइज इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके एंड एयरफोर्स में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 से 22 तक, उन सभी का सॉल्यूशन। इस ई बुक को कैसे परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर सकते हो। मैंने यही व्हाट्सएप नंबर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं मॉक टेस्ट की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या करा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लस को डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड को माइनस, मल्टीप्लिकेशन को प्लस एंड माइनस को मल्टीप्लिकेशन लिखा जाए तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों बस आपको जो जो कंडीशन दिया गया है ना उस कंडीशन के अनुसार सारे साइन को इंटरचेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 है और -3 है, लेकिन माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को कंडीशन में कहा गया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमने मल्टीप्लाई 3 कर दिया। फिर है डिवाइडेड बाई 18, लेकिन डिवाइड को माइनस करने के लिए कहा गया है ना, यानी कि माइनस हमने 18 कर दिया। फिर है आपका +6, लेकिन प्लस को क्या कहा है, प्लस को डिवाइड करने के लिए कहा है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड 6 कर दिया। और लास्ट में आपका है ×3, लेकिन इंटू को कहा है दोस्तों प्लस करने के लिए, तो हमने यहाँ पर +3 कर देंगे। 6 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, 5 × 3 15, -3 +3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा निकल कर वो फाइनल 15 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, 2, 5, 17, 71, अगले नंबर पर कौन सा साइन आएगा। तो देखिए 2 है, 5 है, 17 है, 71 है। इसमें देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है आपका वैल्यू। तो सबसे पहले तो 2 × 2 + 1, अगर 2 × 2 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 × 3 करोगे तो 15 मिलेगा, और 15 + 2 कर दोगे तो 17 आ जाएगा। 17 × 4 करोगे तो 68 मिलेगा, और 68 + 3 कर दोगे तो 71 आ जाएगा। यानी कि अब हमें अगला टर्म फाइंड करने के लिए 71 × 5 करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 355 हो जाएगा। और 355 में हम कितना ऐड करेंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे, यानी कि 359 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जिस प्रकार से डोरमेंट रिलेटेड है एक्टिव से, उसी प्रकार से डिनाई किससे रिलेटेड होगा। देखिए दोस्तों, एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला या फिर स्फूर्तिपूर्ण, डोरमेंट का मतलब होता है क्या, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आलस्यपूर्ण। तो डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एडमिट। एडमिट का मतलब होता है हामी भरना या फिर सहमति होना। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिनेश अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 12 मीटर चलता है, फिर इसके बाद वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, जहां से फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और अंत में फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलकर रुक जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। ये आपका हो जाता है डायरेक्शन, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर आपका वेस्ट। दिनेश मान के चलो कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, इसे हमने ए से डिनोट कर दिया। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा में 12 मीटर चलता है, यानी कि इस डायरेक्शन में वो कितना चल रहा है, 12 मीटर। इसके बाद वो अपने लेफ्ट की ओर मूव करता है और 40 मीटर चलता है, तो लेफ्ट मूव करके यहाँ पर 40 मीटर चल चुका है। फिर से वो अपने लेफ्ट की ओर मूव करता है, यानी कि इधर की ओर, और 10 मीटर चलता है, तो यहाँ पर उसने 10 मीटर चला। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलकर रुक जाता है, यानी कि फिर से लेफ्ट मुड़ा और 40 मीटर चलने के बाद वो इस पोजीशन पर रुक गया, जिसे हमने जेड नाम दे दिया। आपको बताना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में दूरी कितनी है, यानी कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। यहाँ से टोटल 12 मीटर का डिस्टेंस था, लेकिन वापस आते समय 10 ही मीटर आया है ना, यानी कि 2 मीटर इसका और बचा हुआ रह गया, यही 2 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है। जिस प्रकार से 13 171 से रिलेटेड है, वैसे ही 17 किससे रिलेटेड होगा। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अगर हम इसमें 2 और ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 171। उसी प्रकार से दोस्तों 17 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, जो कि 289 हो जाएगा। अब इसमें फिर से हम 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 291। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। किसी कूट भाषा में पनिश को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो मेटल को कैसे लिखेंगे। देखिए PUNISH लिखा कैसे जा रहा है, UPIN
HS। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि पहला जो दो टर्म है PU, इसे कन्वर्ट कर दिया गया UP में, NI को IN कर दिया गया और SH को HS कर दिया गया है। तो अगर हम इसी प्रकार से मेटल का कोड वर्ड फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ME कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा EM में। डबल टी है या तो आपका चेंज होने के बाद ही डबल टी ही रहेगा, और LE जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा EL में। तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि असंगत को चुनिए 400, 1764, 1600 और 1290। अगर आप 400 का पता करोगे तो आपका 20 का स्क्वायर हो जाता है, 1600 का पता करोगे तो 40 का स्क्वायर हो जाता है, 1764 का पता करोगे तो 42 का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन 1290 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही आपका बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। दोस्तों यहाँ पर 36 का स्क्वायर होता है 1296, जो कि इससे 6 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1290 किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं है, बाकी के तीनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर आ जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अब लास्ट में हम कुछ फिगर वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 29, 30 एंड 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगली पद को चुनिए। देखिए सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो ये आपका जो सर्कल है ना, आपका कहाँ पर है, नीचे आ जा रहा है, फिर नीचे में 2 बार रहने के बाद यहाँ पर 3 बार रह रहा है। अगला जो टर्म आएगा दोस्तों सर्कल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 बार रहने के बाद वो मूव करता है, तो हो सकता है कि पहले से 2 सर्कल और आ रहे होंगे, उसके बाद तीसरा यहाँ होगा, फिर मूव करके तीनों यहाँ पर रहा, तो अब जो मूव करेगा ना वो आपका नीचे में आ जाएगा। ये अगर हम ट्रायंगल को देखेंगे तो ट्रायंगल पहले दोनों बॉक्स में यहाँ पर है, फिर इसके बाद दोनों बॉक्स में नीचे आ गया ट्रायंगल, तो इसके बाद जो अगला वाला बॉक्स हमारा आएगा उसमें ट्रायंगल कहाँ पर हो जाएगा, अगले वाले बॉक्स में आपका ट्रायंगल आ जाएगा इस साइड में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 ऑलरेडी हो चुका है, 2 इसमें भी ऑलरेडी हो चुका है, तो अब जो अगला टर्म आएगा इधर मूव कर जाएगा। फिर अगर हम स्क्वायर को ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर हमारा दोनों में नीचे है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जा रहा है। अब अगला टर्म में ऊपर में है तो फिर से हमारा ऊपर ही आ जाएगा। इसमें हो क्या रहा है कि 2 आपका नीचे रह रहा है एक साइड में और फिर 2 ऊपर आ रहा है। उसी प्रकार से ये वाला फिगर भी आपका मूव कर रहा है। देखिए कैसे, एक यहाँ था, ऊपर में 2 था, तो अब जो अगला टर्म आएगा उसमें एक यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो स्क्वायर है और ये है, ये दोनों कैसे मूव कर रहा है, साइड में 1 बार और ऊपर में 2 बार, नीचे में 2 बार, इधर साइड में 1 बार। और आपका जो सर्कल है और जो ट्रायंगल है वो कैसे मूव कर रहा है, तो एक साइड में 3 बार, बाकी 2 साइड में 2 बार मूव कर रहा है। अगर इसी तरह से आप अगले टर्म को फाइंड करोगे तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें आपको बताना है कि असंगत कौन सा है। देखिए ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, हेक्सागोन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2, 4 और 4 में। लेकिन अगर आप सी फिगर को देखोगे ना तो ये दोनों फिगर तो इक्वल है, लेकिन ये आपका इक्वल डिवाइडेड नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ देख सकते हो कि पहला, दूसरा और चौथा फिगर जो है ना वो इवन नंबर में डिवाइड हो रहा है, जबकि तीसरा जो फिगर है वो आपका ऑड नंबर में डिवाइड हो रहा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कोई, इनमें से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त पद कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम 5 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 गुना 2 10, और 10 प्लस 10 क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। उसी प्रकार से 7 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35, और 35 प्लस अगर हम 6 कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 41, बीच वाला टर्म। तो हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह वाले टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 6 गुना 3 करेंगे यानी कि 18, और 18 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारा बीच वाला टर्म आ जाएगा 24, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज इसी के साथ आज आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। अगर आपको आज का मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोग इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर मैसेज करके आप मुझे पेमेंट कर देना। पेमेंट करते मैं आप सभी के साथ इस ईबुक को शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, और आप एक बार कमेंट करके बता देना कि आपका एग्जाम कौन कौन से दिनों में पड़ा है।